Hello and a very good evening to all my dear students. Today I'm going to explain you about the various tax rate schedules in India and worldwide. आज हम कर के दर के विभिन्न स्केड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे या विभिन्न प्रकार के कर आरोपित करने की प्रणालियों को देखेंगे. On the basis of degree of progression of tax, it may be classified into four categories: proportional tax, progressive tax, regressive tax, and degressive tax. किसी भी कर प्रणाली के प्रगति की ओर या प्रोग्रेस की ओर बढ़ने के तरीके को देख करके इन्हें चार रूपों में विभाजित किया गया है. फर्स्ट जो प्रकार है उसे प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं, अनुपातिक कर प्रणाली. दूसरा है प्रोग्रेसिव टैक्स, मतलब जो प्रगति की ओर बढ़े. जितना इनकम का लेवल बढ़ेगा टैक्स का रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा. रिग्रेसिव टैक्स जो थोड़ा हतोत्साहित करने वाला हो सकता है, रिग्रेसिव नेचर का होता है. फिर आता है डिग्रेसिव टैक्स, ये रिग्रेसिव नेचर से भी एक लेवल नीचे. ठीक है, तो let us all understand the details of all the types of these tax schedules. Proportional tax, anupatik kar. A tax is called proportional when the rate of taxation remains constant as the income of the taxpayer increases. अनुपातिक कर प्रणाली जो है उसमें जो कर की दर होती है वह बराबर रहती है, रिमेन्स द सेम या कांस्टेंट, वह एक जैसी रहती है. इनकम का लेवल भले ही बढ़ता जाए. मान लीजिए 10% इनकम का कहा गया या कोई भी टैक्स स्लैब हो, मतलब अब सपोज करो कि 5 लाख के अंडर जो भी इनकम है उस पर भी 10% लगेगा टैक्स, और 10 लाख के ऊपर, 20 लाख के ऊपर या 25 लाख या 30 लाख के ऊपर भी इनकम पे 10% लगेगा. तो यहाँ पर क्या होता है, इनकम का लेवल बढ़ने पर भी जो टैक्स का अनुपात है इनकम का वो समान रहता है. इन दिस सिस्टम ऑल इनकम्स आर टैक्स्ड एट अ सिंगल यूनिफॉर्म रेट. इस प्रणाली में सभी कर जो है वह एक ही यूनिफॉर्म दर पर आरोपित किए जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर टैक्स पेयर्स इनकम इज़ हाई और लो. इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कि जो कर दाता हैं उनकी आय का स्तर ऊपर है या कम है. The tax liability increases in absolute terms, but the proportion of income taxed remains the same. जो कर का दायित्व है वह एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बढ़ जाता है, लेकिन बट द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम टैक्स रिमेन्स द सेम. लेकिन जिस अनुपात में कर लगा है, जैसे सपोज सबके इनकम का 10% लगा, तो बात तो वही हो ना कि 10% ऑफ एन इनकम, किसी की 2.5 लाख इनकम है तो उसका 10%, किसी की 50 लाख इनकम है तो उसका भी 10%. तो वैसे समानता है, लेकिन विद द इंक्रीज इन इनकम द रेट ऑफ टैक्सेशन इज नॉट इंक्रीजिंग. ओके, तो इसे प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं, और ये कुछ हद तक इक्वलिटी और समानता के संदर्भ में माना जाता है, बट ये प्रोग्रेसिव नहीं, प्रगतिवादी नहीं है. फिर आता है प्रोग्रेसिव टैक्स. व्हेन द रेट ऑफ टैक्सेशन increases as the taxpayer's income increases, it is called a progressive tax. जब करों की दर में करदाताओं की आय में वृद्धि होने पर वृद्धि होती है तो इस प्रकार के कर को हम प्रगतिवादी कर कह सकते हैं या प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है. In this system, the rate of tax goes on increasing with every increase in income. तो इंडिया में प्रेजेंट में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी या प्रणाली ही लागू की गई है. शुरुआती इनकम स्तर पर 5% कर है जो है 5 लाख से 10 लाख, उसके बाद 20% जो 10 लाख के ऊपर, और उसके बाद 30%. तो जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ रहा है जो टैक्स का रेट है, जो करों की दर है, वो भी बढ़ रही है. वो प्रोपोर्शनल या अनुपातिक या समान नहीं है.
Okay, so this is known as your progressive tax schedule, and we can say progressive tax system. फिर देखिए regressive taxation क्या है? A regressive tax is one in which the rate of taxation decreases as the taxpayer's income increases. जैसे जैसे करदाता की आय में वृद्धि होती है, उस पर आरोपित कर का जो दर है उसमें कमी होती है. तो इस प्रकार के कर प्रणाली को रिग्रेसिव टैक्सेशन या हतोत्साहित करने वाला कर प्रणाली हम कह सकते हैं. Lower income is taxed at a higher rate, whereas higher income is taxed at a lower rate. However, absolute tax liability may increase. इससे जो एब्सोल्यूट टैक्स की जो दायित्व है वो बढ़ सकता है, लेकिन यह हतोत्साहित करने की प्रणाली है. फिर डिग्रेसिव टैक्सेशन. A tax is called digressive when the rate of progression in taxation does not increase in the same proportion as the increase in income. अब इसे हम कहेंगे कि ये प्रोग्रेसिव टैक्स का ही एक रूप है, लेकिन जिस अनुपात में इनकम में वृद्धि हो रही है, जिस रेट से, उस रेट से टैक्सेशन में की जो दर है, जो रेट है, उसमें इंक्रीज नहीं हो रहा. In this case, the rate of tax increases up to a certain limit. After that, a uniform rate is charged. Thus, digressive tax is a combination of progressive and proportional taxation. इसलिए जो डिग्रेसिव टैक्स है वो दोनों का मिश्रण है. किसका? प्रोग्रेसिव टैक्स का और अनुपातिक टैक्स का. This type of taxation is often used in case of income tax. This is the case of income tax in India as well. अब देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है इंडिया में, लेकिन साथ साथ डिग्रेसिवनेस भी उसमें है. क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं, मैंने शुरू में कहा था कि रिग्रेसिव टैक्स की भी एक नीचे का स्तर है, वो ये इसमें नहीं है, क्योंकि डिग्रेसिव टैक्स उसका नीचे का स्तर नहीं है. मुझे नाम से ऐसा प्रतीत हुआ, बट दिस इज़ नॉट द केस. ऐसा नहीं है. डिग्रेसिव टैक्सेशन प्रोग्रेसिव टैक्स का और प्रोपोर्शनल टैक्स का मिश्रण है. कैसे? देखो बच्चों, शुरुआत में हमने कहा कि मान लीजिए 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% का कर लगाया गया है किसी वित्त वर्ष. ठीक है. फिर 10 लाख से 20 लाख तक की जो इनकम का स्तर है उस पर 20% का कर आरोपित किया गया. फिर 30 लाख के ऊपर के जो आय है उस पर 30% तक का इनकम टैक्स लगा. सपोज, ये मैं हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि साल के बजट में यही है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता किसी भी वित्त वर्ष में. अब आप देखेंगे कि 30 लाख के ऊपर एक टैक्स रेट डिसाइड कर दिया कि 30%. अब किसी की इनकम 30 लाख है, वो भी 30% देगा आय का. और सपोज किसी की इनकम 45 लाख है या 70 लाख है या 75 लाख या 80 लाख है, तो वो भी क्या देगा? 30% ही, जब तक कि 1 करोड़ ना हो इनकम का लेवल, और उस पर फिर सरचार्ज लगता है. तो ये क्या हुआ? कुछ स्तर तक तो प्रोग्रेसिव रहा, जैसे जैसे आय बढ़ी वैसे वैसे परसेंटेज बढ़ा कर का, लेकिन एक स्तर के बाद वो क्या हो गया? अनुपातिक हो गया. 30% लगा किस पर? 30 लाख पर भी, 40 लाख पर भी, 45 लाख पर भी, 50 लाख पर भी, 55 लाख पर भी. तो यहाँ पर क्या हो गया? डिग्रेसिव टैक्सेशन का पॉलिसी आया, और यही अपन आजकल इंडिया में फॉलो कर रहे हैं कि कुछ लेवल स्टार्टिंग पर तो इंक्रीज करते हैं टैक्स रेट को, फिर आफ्टर अटेनमेंट ऑफ अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम द टैक्स रेट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर 4 टाइप्स. नाउ अब हम देखते हैं कि टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होती है, कर आरोपित करने की या कर वहन करने की क्षमता क्या है. टैक्सेबल कैपेसिटी मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट विच अ नेशन कैन कंट्रीब्यूट towards the support of the government without inflicting damage on the power and will to produce. देखिए, टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है कि कितना अमाउंट एक राष्ट्र किसी सरकार के लिए, राष्ट्र मतलब राष्ट्र में रहने वाले लोग, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सरकार की मदद के लिए, क्योंकि रेवेन्यू से ही एक्सपेंडिचर आएगा. तो जो टैक्सेबल कैपेसिटी है वो रेवेन्यू सोर्स है एक गवर्नमेंट का. तो ये क्षमता है किसी राष्ट्र की किसी सरकार को हेल्प करने की या कंट्रीब्यूट करने की फाइनेंशियली. इन द वर्ड्स ऑफ सर जोसेफ स्टैम्प, taxable capacity is that maximum amount which the community is in a position to bear
towards the expenses of public authorities without having a really unhappy and downtrodden existence and without dislocating the economic organization too much. मतलब एक राष्ट्र के लोगों द्वारा या एक समुदाय के लोगों द्वारा किस क्षमता तक या किस स्तर तक करों को वहन किया जा सके ताकि उस राष्ट्र की सरकार अपने विभिन्न क्षेत्रों पे या विभिन्न लोगों पे या विभिन्न समुदायों पर सरकारी व्यय को खर्च कर सके. ठीक है, तो ये हो गया सरकार का टैक्सेबल कैपेसिटी जो लोगों या राष्ट्र के लोगों द्वारा बनता है. फिर हम देखेंगे टैक्सेबल कैपेसिटी दो रूपों में समझी जा सकती है, एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी और रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी. एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी को हम बोलेंगे निरपेक्ष कर क्षमता एंड रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी को हम कहेंगे सापेक्ष कर क्षमता. जैसे एब्सोल्यूट निरपेक्ष और रिलेटिव सापेक्ष. एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी. The absolute taxable capacity indicates the amount of money or the proportion of national income that can be taken away by the government from people in the form of taxes without producing unfavorable effects. The concept of absolute taxable capacity is not to be assumed as a constant entity. अब आप देखिए जो निरपेक्ष कर क्षमता है वो क्या दर्शाती है? It indicates the amount of money या उस मुद्रा का या मनी का वह मात्रा या फिर proportion of national income आय का वह अनुपात that can be taken away by the government जो सरकार हमसे ले सकती है that can be taken away by the government from people in the form of taxes without producing unfavorable effects. मतलब सरकार द्वारा उस क्षमता तक या उस स्तर या उस सीमा तक लोगों से कर प्राप्त करना जिस सीमा तक लोगों पर इसका कोई भी अनफेवरेबल प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े. तो मतलब जब जिस सीमा तक आप कर वहन कर सकते हैं, भाई मान लीजिए किसी की इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच पे है या 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है. ठीक है ना, 2.5 से 5 के बीच में 5% है. आज की इस साल के बजट का अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो तनख्वाह है, 2.5 लाख तक की तनख्वाह तो टैक्स फ्री है. ओके, 0 से 2.5 लाख इज टैक्स फ्री, 2.5 लाख से 5 लाख इज 5% टैक्स, फिर 5 लाख से 10 लाख में 20% कर है, फिर 10 लाख से ऊपर 30% कर है. तो उस स्तर तक टैक्सेशन कैपेसिटी कर सकता है गवर्नमेंट जहाँ तक कि प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े. तो वो हो गया निरपेक्ष कर क्षमता. The concept of absolute taxable capacity is not to be assumed as a constant entity. लेकिन ये हमेशा स्थिर या स्थायी नहीं रहती है, बदलती रहती है किसी भी देश के लिए या किसी भी सरकार के लिए. निरपेक्ष कर क्षमता उस सरकार या उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों के प्रति. ओके, नाउ relative taxable capacity. Relative taxable capacity provides us a comprehensive analysis of taxable capacities of different taxpayers, groups of taxpayers और different nations. ये हमें सापेक्ष या कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा विस्तृत विश्लेषण देती है किसका? कर क्षमता का, जो अलग अलग करदाताओं के हो सकते हैं या अलग अलग करदाताओं के समूह के हो सकते हैं या अलग अलग राष्ट्रों के हो सकते हैं. In a sense, it refers to the taxable capacity of one community as compared to that of another community. जब भी बात सापेक्ष की आती है या रिलेटिव कंसेप्ट की हम बात करते हैं तो there is a comparison, उसमें तुलना होगी. तो जब हम रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी या जिसे हम कहते हैं सापेक्ष कर क्षमता, तो हम बात करते हैं दो देशों की जो कर क्षमता है या दो समूह की या दो टैक्स पेयर्स का ग्रुप है, इन लोगों की या इस समूह की, तब हम बात करते हैं रिलेटिव सेंस में. तो ये थे आपके टैक्स के जो डिफरेंट प्रणालियां हैं कर की, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड डिग्रेसिव. फिर हमने बात की टैक्सेबल कैपेसिटी की. तो ये सारा हो गया अपना टैक्स के बारे में. टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स पिछले वीडियोस में करवाए, फिर कैनन्स भी मैंने पिछले वीडियो में करवाए. अब मैं आगे टैक्स का शिफ्टिंग और इंसिडेंस हम देखेंगे. ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन कैसे
कर को आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस पड़ते हैं इसमें, पर जब हम शिफ्टिंग की बात करें, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो वहन करना पड़ता है बट उस व्यक्ति विशेष को, और अप्रत्यक्ष कर को शिफ्ट किया जा सकता है और इसका इंसिडेंस या इम्पैक्ट शिफ्ट किया जा सकता है. तो वी विल डिस्कस about the impact and shifting of taxation in the later videos. Thank you so much for listening to this video.